जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक बहुत ही लेटेस्ट डिबेट, जिसमें भारत से विक्रम सिंह जी थे जो पूर्व यूपी के डीजी पुलिस रिटायर्ड हैं, आरजू काजमी के साथ। उन्होंने कैसे जबरदस्त वाला विश्लेषण करके बताया कि पाक आर्मी को ठेले लगाने और दुकान मॉल खोलने और ब्रेड बेचने के काम छोड़ के उनके जो मेन काम होते हैं वो करने चाहिए। कहीं ना कहीं पाक आर्मी आज पाकिस्तान के लोगों का रोजगार भी मार रही है। क्या एक एक प्रोफेशनल आर्मी का ये काम होता है? तो दोस्तों, इस डिबेट में आपको पता चलेगा पाकिस्तान की जो आज हालात है और उन हालातों पे कैसे पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है और कैसे भारत के साथ कंपैरिजन कर रहा है। इसी विषय पे ये डिबेट की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि जो चीज जिसका काम है उसके पास रहनी चाहिए। फौज का काम है लड़ाई और सिक्योरिटी, एक्सटर्नल एग्रेशन को इंतजाम करना। हुकूमत करना फौज का काम नहीं है, या कॉमर्स और इंडस्ट्री में आना फौज का काम नहीं है। अगर फौज कॉमर्स और इंडस्ट्री में आएगी, हुकूमत में दखल अंदाजी करेगी, तो फौज कहाँ रही थे। और इसीलिए वो जो काम हमारे हुक्मरानों का है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का है, वो काम उनको करने दें। फौज अपना काम करे और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपना काम करें। पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है कि चाहे मियां नवाज शरीफ हो या और भी कोई उनसे पहले पॉलिटिकल लीडर्स थे, और आज भी फौज ने उनको कभी खुली हवा में सांस लेने का मौका नहीं दिया। मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन जो दुनिया में और हिंदुस्तान में परसेप्शन आ रहा है आरजू जी, वो ये आ रहा है कि फौज का अपने जो उसका जो दायरा है उससे कहीं आगे जाकर के वो काम कर रही, जो कि मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान की आधी मुसीबतों की जड़ पाकिस्तान की फौज है। अगर वो सिर्फ अपनी बैरक्स में रहे, अपना काम करे, अपनी सलाहियत आगे बढ़ाए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो फौज के काम कम करके ट्रेड और कॉमर्स और इंडस्ट्री में, कहीं पिज्जा बेचना फौज का काम है, कहीं ये ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फौज का काम है। फौज का काम राइफल, गन्स, कार्ट्रिजेस, आर्म्स एंड एम्यूनिशन तैयार करना है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को चलाना है, तो उसके ऊपर देंगे। और दूसरी चीज है, जो प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ वो पॉलिटिकल लीडर्स ने किया हो नहीं किया, लेकिन अगर किया है तो उनकी आर्मी ने 5th जनरेशन वॉर ला करके मदरसों को एक फैक्ट्री बना दिया है जिहादियों को तैयार करने के लिए। उन्होंने जो इस तरीके की प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत की, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मेरे तो बहुत दोस्त हैं पाकिस्तान में, कभी कोई नहीं चाहता है कि इस तरीके की दहशतगर्दी हो। दहशतगर्दी एक जंग का एक तरीका है जो नया है, पिछले 25-30 साल में ज्यादा चला है। ये फौज का ही चलाया हुआ है, फौज ने ही चला दिया। और आज पाकिस्तान की जो शर्मिंदगी पूरी दुनिया में बैनुल अक़वामी बिरादरी में हो रही, क्यों हो रही है? मदरसा और दहशतगर्दी, उसको शुरुआत किसने किया है? क्या बेनजीर भुट्टो ने किया था? मुझे तो उम्मीद नहीं है। क्या मियां नवाज शरीफ, उनमें तो यह काबिलियत ही नहीं कि कुछ कर सकें, इस तरीके की कोई सोच भी सकें। लेकिन फौज में पूरी जिम्मेदारी दहशतगर्दी की पाकिस्तान की फौज और हमारे परवेज मुशर्रफ साहब, वो अपने हाथ, उनके हाथ साफ नहीं है। उन्होंने बल्कि इकबालिया बयान तक दिया कि जो 2-4 जो बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त जो इंसिडेंट्स हुए थे, उसमें उन्होंने इकबाल किया कि ये तो हाँ हम लोगों ने कराया था। तो फौज अपना काम करे, वो ऐसे काम न करे कि पाकिस्तान की जड़ काटने की कोशिश करने लगे। नहीं सर, बिल्कुल परवेज मुशर्रफ साहब के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर हैं कि उन्होंने कहा कि हमने जिहादी तैयार किए, हमने जिहादी भेजे। लेकिन अब उस टाइम से लेके और आज के वक्त तक में जो जिहादी उन्होंने तैयार किए थे, बल्कि उनसे भी पहले ज़ियाउल हक के जमाने से जो कुछ चला आ रहा था, वो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो कहना चाहिए कि जो काम हमने खुद शुरू किया था वो खुद हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो पहले भी कई बार कोशिश की गई कि भारत के साथ टर्म्स अच्छे हों, और फिर कोई ना कोई हादसा ऐसा हो गया जिसकी वजह से फिर दोबारा से वो चीज आगे नहीं बढ़ पाई। आपको लगता है कि अब पाकिस्तान उन सब चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, इसलिए कि पहले से कहीं ज्यादा अजीब से माइंडसेट के लोग यहाँ पर हो गए हैं, जिहादी तंजीमें यहाँ बढ़ चुकी हैं, और जो बार बार गजवाए हिंद और किस किस तरह के नारे लगाते हैं, उनको कंट्रोल करना क्या आप पॉसिबल होगा? अगर एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी अब अगर उनको रोकना भी चाहे तो क्या रोक पाएंगे? आरजू साहिबा, अब उनके पास, पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं, कंट्रोल करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुझे बहुत साफ और उम्दा दिखाई पड़ रहा है, और कोई भी उसकी अगर आड़े आता है तो पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान की फौज और आवाम को उसको नेस्तनाबूद करना होगा। ये एक बदनुमा धब्बा है पाकिस्तान के
तवारीख में कि इस तरीके की तंजीमें तैयार हुई, हाफिज सईद तैयार हुए और इस तरीके के मुल्ला मोहम्मद उमर, इस तरीके के लोगों को मौका दिया गया पनपने का, या तालिबान को हमने ऑक्सीजन दी, उनको रसद और पैसे दिए, ये बहुत ही गैर मुनासिब था। लेकिन अब दुनिया के सामने पाकिस्तान बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। आपके सामने, आपके पास इतने एक्सपर्ट्स आते हैं, दुनिया भर से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, कहते हैं कितनी शर्मिंदगी होती है, एंड दे आर प्राउड पाकिस्तानीज, आल्सो दे आर प्राउड पाकिस्तानी इन यूएसए इन इंग्लैंड, कहते कितनी शर्मिंदगी होती है जब ये सुनने को आ रहा है। तब जब आपका थिंक टैंक, ये लोग जो मैटर करते हैं पाकिस्तान के लिए और ये लोग जो जानते हैं, ये आखिर इन्होंने किसका मुनाफा किया? आज पाकिस्तान की बदहाली जो है इन जिहादियों ने की है कि इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म कर दिया। इकोनॉमी को खत्म ही नहीं कर दिया, इन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल उस 1960 में, आंसू साहिब आपको जान के खुशी होगी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे था जीडीपी में। जाहिर है कि कुछ न कुछ बहुत गड़बड़ काम हुए 1960 के बाद। 47 में दोनों मुल्क आजाद हुए, 1960 में पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे था, उसकी प्रॉस्पेरिटी हिंदुस्तान से ज्यादा थी। क्या वजह है कि 60 के बाद आज पाकिस्तान के पास जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है सिर्फ $14 बिलियन का। पाकिस्तान का जीडीपी हमारे एक छोटे से स्टेट महाराष्ट्र से भी हल्का है। महाराष्ट्र का जीडीपी $386 बिलियन है, पाकिस्तान का गालिबन $278 बिलियन है। आखिर कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी गलती हुई है। सबसे बड़ी गलती, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया चीख चीख के ये कह रही है आजू साहिबा कि इसमें दहशतगर्दी का हाथ है। पाकिस्तान की दस्तकारी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इतनी डेप्थ और पोटेंशियल है कि वो आज भी अपने एक्सपोर्ट्स हमसे बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। आप गौर कीजिए इस पे, हसन निसार आपके फेवरेट है, मेरे भी फेवरेट है। उनके एक शो में मैं कह रहा था कि बांग्लादेश निकले हुए अभी 50 साल नहीं हुए, आज बांग्लादेश ने भी पछाड़ दिया पाकिस्तान को। ये क्या वजह है? पाकिस्तान एक इतना पुराना मुल्क और बांग्लादेश नया, जंग ने उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया। आज बांग्लादेश जो है कितना आगे निकल गया। और यही हसन निसार साहब का दूसरा लतीफा कि गालिबन 1955 के आसपास अमेरिका से कुछ इमदाद आई थी वॉशरूम्स के लिए, तो उन्हीं की जुबान में, जैसे हसन निसार कहते हैं कि मोटे मोटे पेट वाले, बड़ी बड़ी मूछे वाले पठान बंगाली मिनिस्टर ने कहा कि इसमें से कुछ हमको भी दे दीजिए। तो उन्होंने बहुत ही ठसक के साथ कहा, तुम बंगालियों के लिए तो केले के दरख्त ही काफी हैं, ये शरीफों के लिए ये सब साजो सामान शरीफों के लिए आया, तुम लोग तो समझोगे भी नहीं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन गुरूर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। कहां पर आज देखे बांग्लादेश पहुंच गया और कहां पर पाकिस्तान है, इस पे गौर करने की बात है और कोर्स करेक्शन की जरूरत है। लेकिन सर, आपके और मेरे फेवरेट जैसे आप कह रहे हैं हसन निसार साहब की अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उस पर काफी हंगामा हुआ है यहाँ पर, और उनको अदालत ने भी बुला लिया है क्योंकि उनका कहना था कि जो भी डेमोक्रेसी का नाम ले पाकिस्तान में उसको फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा कर दिया जाए और गोली के पैसे उसके घर वालों से लिए जाए। तो वो हसन साहब को अदालत ने कहा कि जरा तशरीफ ले आइए और बताइए कि आपने क्या कहा है। तो मैं नहीं समझती कि इस तरह से जो है वो फौज को दावत देना कि आप आके मुल्क पे फिर से कब्जा कर लीजिए, ये कुछ मुनासिब बात नहीं की हसन साहब ने। लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है सर कि अभी जो स्टेटमेंट जैसे दी गई है पॉजिटिव किस्म की हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान की तरफ से, तो क्या भारत भरोसा करने को तैयार है? भारत एक बार फिर मौका देगा एक अच्छे कदम उठाने का, दोस्ती का? आरजू साहिबा, पाकिस्तान हमारा भाई था, भाई है और भाई हमेशा रहेगा। आपने किसी शो में मुझसे पूछा था कि न्यूक्लियर बटन, मैं बता दूं मैं बहुत यहाँ दोस्त हैं और अगर मैं कहूं कि उनमें 15% के रिश्तेदार इमीडिएट फर्स्ट कजन, सेकंड कजन पाकिस्तान में, और यही हाल पाकिस्तान के लोगों के हमारे यहाँ रिश्तेदारियां हैं। हम किसके ऊपर बॉम्ब फेंकेंगे, किसका खून बहाएंगे? अपना पहले, किसी और का बाद में। चाहे पाकिस्तान हमारे ऊपर बॉम्ब गिराए, हम पाकिस्तान के ऊपर, खून हमारा ही बहेगा, साझा खून बहेगा। इससे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी हिंदुस्तान या पाकिस्तान में अगर इसके ऊपर दोनों मुल्क अमली जामा पहना दे। पाकिस्तान ने एक पहल की है, हिंदुस्तान को बड़े भाई होने के माने यही है कि 2 कदम और आगे बढ़ के देखे कि क्या खिदमत कर सकता है, क्या चीजें, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे कि दोनों में एतमाद पैदा हो, एतबार पैदा हो और एक दूसरे एटमॉस्फेयर में बातचीत आगे बढ़े और एक्शन हो। ट्रेड और कॉमर्स ही अगर हम सिर्फ एक चीज पे पकड़ ले, ट्रेड और कॉमर्स पे, आप इसी भी देख लीजिएगा कि काफी आंसू पुछ जाएंगे पाकिस्तान के भी और हमारे भी। ट्रेड और कॉमर्स को भी अगर हम थोड़ा मोस्ट फेवर्ड कंट्री का अगर हम स्टेटस दे दें या हम इस तरीके की कुछ सहूलियात दे दें
इंडस्ट्री को हम थोड़ा सा मौका दे दें ग्रो करने का, ट्रेड और कॉमर्स को दे दें, सिर्फ इतना ही कर दें कि हम बजरिए पाकिस्तान कोई भी दहशतगर्दी कश्मीर में नहीं होगी, मैं समझता हूं इससे बड़ी सहूलियत क्या हो सकती है। ये तो इतनी बड़ी एक लाइफलाइन दोनों मुल्कों को मिलेगी कि मैं समझता हूं कि इसकी बुनियाद के ऊपर तरक्की आसमान छू लेगी। लेकिन सर जैसे पाकिस्तान ने कहा कि हम कश्मीर का नाम नहीं लेंगे, तो क्या भारत भी कश्मीर का नाम नहीं लेगा? क्योंकि आपके यहाँ से भी कहा जाता है कि जो कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान की तरफ है कि हम वो ले लेंगे और हम उसको भी अपने साथ मिला लेंगे। फिर गिलगित बल्तिस्तान का नाम भी लिया जाता है और कई तरह की ये बातें, वहां से मौसम भी बताना शुरू कर दिया था एक जमाने में तो आप लोगों ने। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत भी अब ये बात करना बंद कर देगा? अगर पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर ना करे तो क्या भारत भी नहीं करेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि दानिशमंदी आरजू साहिबा यही कहती है कि अगर पाकिस्तान ने इतना बड़ा गारंटी कार्ड 100 साल का दिया है तो कम से कम बड़े भाई की जिम्मेदारी की ऐसा कोई काम न करे कि छोटे भाई को तकलीफ हो या उसको दहशत हो या उसको कोई रंज हो। अगर छोटे भाई ने इतनी बड़ी सहूलियत दी है तो बड़े भाई के भी कुछ फर्ज हैं, और उसमें सबसे बड़ा फर्ज ये है कि ऐसा कोई काम या ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे छोटे भाई को तकलीफ हो। और सर साथ ही लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि जी हमारी इकोनॉमी जो है, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी भारत की इकोनॉमी से बेहतर है। आप इस बात से एग्री करेंगे क्या? आरजू साहिबा, छोटा मोटा मैं पुलिस में रहा 36 साल, हमारी शोहरतें आम क्या है, जो पाकिस्तान में है वही हिंदुस्तान में है। झूठ उतना बोले जितना कि आदमी एतबार कर ले। पाकिस्तान की आवाम बहुत ज़हीन है और सच को जानती है। 19-20 का हम फर्क करें, यहाँ पर जो हमारा फॉरेन डेट है आज जीडीपी से ज्यादा है, और इन हालात में हम आईएमएफ के सामने $1 बिलियन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन के लिए हम सहूलियत ले रहे हैं 4% इंटरेस्ट के ऊपर, और वो भी जो जाएगा तो साल भर तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में साल भर रहेगा। ये जियो न्यूज बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो हालात और बेसिर के बयानात, एक वजीर साहब फरमाते हैं कि जरा कम खाइए, उससे जो है माली हालात पाकिस्तान की ठीक होगी। अब इस तरीके के बचकाने जवाब या रिस्पॉन्सेज की उम्मीद नहीं की जाती है। पेट्रोल के दाम सबसे सस्ते हैं, कहाँ सस्ते हैं? मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ आरजू साहिबा, आपके घर के बहुत नजदीक। 95 रुपए लीटर यहाँ पे पेट्रोल है, 86 रुपए लीटर डीजल है। मैं नहीं समझता, आप अपने चेक कर लीजिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पाकिस्तान में इससे कहीं ज्यादा है। जबकि आपका क्रूड का दाम, क्योंकि जो कॉस्ट है वो कम है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रूड सस्ता था। जाहिर है टैक्सेस इतने ज्यादा लगा दिए हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज ले लीजिए, आपके यहाँ मुश्किल से 260 बिलियन का स्टॉक एक्सचेंज है, हिंदुस्तान का तो है शायद 2 ट्रिलियन का स्टॉक एक्सचेंज है। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज बेरली एक है, हिंदुस्तान में एनएससी भी है, बीएससी भी है। आप अगर ये देखें कि पाकिस्तान का टोटल जो होल्डिंग है उससे ज्यादा तो हमारी कई इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उससे ज्यादा उसकी होल्डिंग है। और इस पे ये कह देना इमरान साहब का, वो पाकिस्तान के आपको ये उन्होंने बयान दिया था रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में, और वहां पर उन्होंने शायद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में खुशफहमी में कह दिया होगा। नियत खराब नहीं इमरान साहब की, नियत अच्छी ही है, लेकिन नियत भी अगर अच्छी है, अब इमरान साहब के 2 लतीफे, और उन्होंने कहा मैं हिटलर को बहुत, पता नहीं क्यों हिटलर क्यों बहुत मुतासिर हैं, लेकिन हमें लगता है हिटलर ज्यादा मुतासिर वो उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर से मुतासिर है, डॉक्टर गोइबल से, जिन्होंने ये कहा था कि एक ही झूठ को जब 1000 बार बोलोगे तो वो सच हो जाएगा, और ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि आवाम ये समझे कि यही सबसे बड़ा सच है। और दूसरा उन्होंने एक ये कहा था कि इमरान साहब, मैं क्या कहूं, उसके बाद दूसरा शो करना पड़ेगा कि जर्मनी और जापान का बॉर्डर एक है। हमें लगता है कभी कभार प्रेसिडेंशियल एडवाइजर्स को एटलस और ग्लोब दिखा देना चाहिए किसका बॉर्डर कहाँ लगता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो लगता है, लेकिन जर्मनी और जापान हजारों किलोमीटर दूर है, कोई बॉर्डर उनका लगने का कोई सवाल ही नहीं। बहरहाल इमरान साहब अच्छे क्रिकेटर हैं, एक खिलाड़ी दिल का बड़ा साफ होता है, वो उससे उम्मीद की जाती है कि साफ गोई से पेश आए। मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो उन्होंने कहा है, इसीलिए कहा होगा कि आवाम घबराए नहीं, हालात हैं। अब ये 100 साल की गारंटी कार्ड उन्होंने दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी बुनियाद के ऊपर जो तरक्की होगी, जो डेवलपमेंट होगा, और इमरान साहब क्यों, पूरा मुल्क और हम सब, हमारी गुड विशेस पाकिस्तान के साथ हैं।